ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या है? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में कुछ पॉइंट्स है, लाइक पैरेलल एक्सिस थ्योरम के जैसे कुछ कंडीशन है, तो हम लोगों को वो कंडीशन पर ध्यान देना चाहिए। पहला पॉइंट कहता है इन परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम देयर मस्ट बी थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। ठीक है, पहला पॉइंट। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में जैसे पैरेलल एक्सिस थ्योरम में मेरे को दो एक्सिस का यूज हुआ, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में तीन एक्सिस का यूज होगा जो तीनों आपस में परपेंडिकुलर होगा एक दूसरे के साथ। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, टू ऑफ देम का मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सिस। ठीक है, टू ऑफ देम, तीन एक्सिस का बात है ना, टू ऑफ देम मस्ट लाई ऑन द प्लेन ऑफ द बॉडी। जिस बॉडी के लिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई करेंगे उस बॉडी के प्लेन में तीन में से दो एक्सिस लाई करना चाहिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट, थर्ड एक्सिस मस्ट बी perpendicular to the plane of the body। ऑब्वियसली तीनों तो आपस में परपेंडिकुलर होगा ना पहला पॉइंट के अकॉर्डिंग, तो तीन में से दो अगर प्लेन ऑफ द बॉडी में लाई करेगा तो ऑब्वियस है थर्ड वन नीड टू बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बॉडी। ठीक है, फोर्थ पॉइंट कह रहा है ऑल थ्री एक्सिस must pass through one common point। मतलब बॉडी में एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पॉइंट के थ्रू तीनों एक्सिस पास करना चाहिए। जो दोनों प्लेन ऑफ द बॉडी में होगा, तो जो दो प्लेन ऑफ द बॉडी में होगा वो दोनों परपेंडिकुलर है, तो कारण पहला ही कंडीशन तो है कि ऑल थ्री नीड टू बी परपेंडिकुलर। तो तीन में से दो जो प्लेन ऑफ द बॉडी में होगा तो वो दो परपेंडिकुलर लाइन एक दूसरे को तो कहीं कट करेगा ना, तो जो पहला दो का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा उसी से थर्ड लाइन पास करना चाहिए, तब जाके बात बनेगा कि ऑल थ्री एक्सिस मस्ट पास थ्रू। क्लियर है इतना? अब है कि अब ये तीन में से मैथमेटिकल रिलेशन, ये तो कंडीशन हो गया, ये तीनों का मैथमेटिकल रिलेशन क्या है? तो तीनों का मैथमेटिकल रिलेशन ये है, दैट इज द फिफ्थ पॉइंट जो कंक्लूसिव कॉन्सेप्ट है। इफ एक्स एंड वाई एक्सिस आर टेकन on the plane of the body, if x and y axis are taken on the plane of the body, whereas z axis is perpendicular to the plane of the body, मतलब तीन एक्सिस को अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया जाए प्लेन ऑफ द बॉडी, वो तीन एक्सिस एक्स वाई जेड है अगर, ठीक है, तो जो प्लेन ऑफ द बॉडी है उसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लाई कर रहा है सच दैट जेड एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू इट, देन
एम आई ऑफ द बॉडी अबाउट जेड एक्सिस, जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बॉडी है, आई अबाउट जेड एक्सिस, दैट शुड बी इक्वल टू आई अबाउट एक्स एक्सिस प्लस आई अबाउट वाई एक्सिस। समझ में आया? जो दो एक्सिस प्लेन ऑफ द बॉडी में होगा, उसके अबाउट जो एम आई का वैल्यू होगा, उन दोनों एम आई का सम इज इक्वल टू the mi about the third axis which is perpendicular to the plane of the body। यानी कि अगर मैं एक बॉडी एज अ प्लेनर ज्योमेट्री ऐसे ड्रॉ करूं, जहां मेरे लिए मान लो ये दो लाइन है एज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली, such that this is the z axis। समझ में आ रहा कि नहीं? ये z axis अगर हुआ जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बॉडी है, तो ये मतलब हुआ कि इस बॉडी में I अबाउट z axis इज इक्वल टू I अबाउट x axis प्लस I अबाउट y axis। समझ में आया? ये है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। एक इंपॉर्टेंट लिमिटेशन का बात है, पहले लिख लो इसको पूरा। अब देखो इसका जो सबसे पहला मतलब जो पॉइंट नंबर 2 है, पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है बोलो तो? पॉइंट नंबर 2 क्या मैंने लिखाया? तो अगर 3 में से 2 एक्सिस प्लेन ऑफ द बॉडी में लाई करना चाहिए, तो व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ द ज्योमेट्रिकल बॉडीज इन विच वी कैन अप्लाई परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम? क्या हम हर एक ज्योमेट्री पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं कर सकते हैं? हाँ नहीं, 2D बॉडी ही होगा जरूरी नहीं है। 3D बॉडी 2D में भी कर सकते हैं, 3D में भी कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान रखना है कि हम कार्व्ड सरफेस 2D बॉडी और 3D बॉडी इज कंसर्न। जैसे हॉलो स्फेयर एक 2D बॉडी है, वही एक सॉलिड स्फेयर 3D बॉडी है। हॉलो सिलेंडर 2D बॉडी है, सॉलिड सिलेंडर 3D बॉडी है। तो अल्टीमेटली चाहे वो स्फेयर हो या सिलेंडर है या कोन है, जिसका भी कर्व्ड सरफेस है, तो हम जानते हैं कि क्या कर्व्ड सरफेस में हम एक दो लाइन को एक पॉइंट में लाई करा सकते हैं? क्या कर्व्ड सरफेस में एक लाइन, ज्योमेट्री ऑफ कर्व का कॉन्सेप्ट क्या है कि क्या एक लाइन कर्व को टच करता है या कर्व पे लाई करता है? टच करना और लाई करने में क्या फर्क है? राइट, टच एक पॉइंट में करेगा, और जब कोई बॉडी कोई लाइन किसी बॉडी में मोर देन 1 पॉइंट को टच करे, तो देन यू कैन से इट लाइज ऑन दैट बॉडी, राइट? तो कोई भी स्ट्रेट लाइन है ना, कोई भी स्ट्रेट लाइन कर्व्ड सरफेस को एक ही पॉइंट पे टच कर सकता है। इसका मतलब एक, इसीलिए कहा जाता है अ लाइन टचिंग अ कर्व इज नोन टू बी अ टेंजेंट। इसीलिए किसी भी बॉडी जिसका कर्व सरफेस है, उसके लिए लाइन टचिंग कर्व इज सेड टू बी अ टेंजेंशियल लाइन। एक प्लेन एक प्लेन एक कर्व को एक ही पॉइंट पे टच कर सकता है। तो प्लेन भी चाहे एक लाइन का बात हो या मल्टीपल लाइंस का बात हो, वो एक कर्व को एक पॉइंट में टच जरूर कर सकता है, बट वो लाई नहीं करता है। इसलिए प्लेन भी एक कर्व को टच करता है, प्लेन लाई नहीं करता है। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान रहे कि लिमिटेशन पे लिख लो कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम cannot be applied, perpendicular axis theorem cannot be applied on curved surfaces, on bodies, on curved surfaces of
आइदर 2D और 3D बॉडीज आर कंसर्न। समझ में आया कि नहीं आया? निजी भूलेलम की बोललम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कांट बी अप्लाइड on the curved surface of a two-dimensional body or a three-dimensional body। বুঝতে পেরেছো? যেমন ধরো 2-dimensional body বা 3-dimensional body তো you can apply this formula, কিন্তু যেমন हेमिस्फेयर, समझ में आया? हेमिस्फेयर में अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि हेमिस्फेयर का क्रॉस सेक्शन तो प्लेन होगा ना, तो एक प्लेन में तुम दो लाइन को तो बैठा सकते हो। समझ में आया कि नहीं? थर्ड लाइन उस ज्योमेट्रिकली एक्सिस का काम करेगा। तो उसलिए मैंने ये नहीं कहा कि तुम 2D या 3D में अप्लाई नहीं कर सकते, मैंने सिर्फ लिखाया कर्व सरफेस में अप्लाई नहीं कर सकते हो। ध्यान रहे ये बात। प्लेन सरफेस में उसका जो प्लेन क्रॉस सेक्शन है, सिलेंडर का कर्व सरफेस में नहीं इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन उसका जो दोनों एंड है क्रॉस सेक्शन वो तो सर्कुलर है ना, वो तो प्लेन क्रॉस सेक्शन है, प्लेन क्रॉस सेक्शन में यूज कर सकते हो। क्लियर हुआ बात? हाँ, अब चलो इसका डिस्कशन यहां क्यों उठाया, हम लोग रेक्टेंगुलर ज्योमेट्री कर रहा था। तो जो सबसे पहले जो सवाल मैं पूछा था, रेक्टेंगुलर ज्योमेट्री का एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन, सबसे पहले वही पूछा था ना। तो अगर मैं एक एक्सिस ऐसा लूं जो कि थ्रू सेंटर है ना, थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन जा रहा है, मान लो ऐसे, थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन, ऐसे हो सकता है ना? ठीक है। तो ये लाइन जो है, ये लाइन मान लो ये O से जा रहा है, इसको मैं कुछ क्या कह दूं, बोल दो, MON। ठीक है, MON is a line passing through center perpendicular to the plane of the rectangle। तो अब मेरे को अगर ये MON के अबाउट इसको घुमाना है, मतलब ये कुछ ऐसा है, ये एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, एक्सिस सेंटर से जा रहा है, तुम ये प्लेट को ऐसे घुमा रहे हो, दिस इज द MON एक्सिस पोजीशन। समझ में आया कि नहीं? तो अगर एक रेक्टेंगुलर प्लेट MON के अबाउट घूमेगा तो देखो MON लाइन इज पासिंग थ्रू O, राइट? उसी O पॉइंट से आई कैन सी देयर आर टू लाइन्स SR एंड PQ। तो हम PQ, SR एंड MON ये तीनों को सेट ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन ले सकता हूं, PQ, SR एंड MON, जिसमें से 3 में से 2 लाई ऑन द प्लेन ऑफ द बॉडी, PQ एंड SR। ठीक है, थर्ड वन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बॉडी, ऑल 3 आर कंकरेंट, सब कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। यानी कि द वैल्यू ऑफ IMN, उसी ज्योमेट्री को मैं यहां दोबारा ड्रॉ कर लूं लाइक दिस, जहां मेरे लिए ये एक लाइन था, ये दूसरा लाइन, ये तीसरा लाइन, ठीक है ना? तो ये था PQ, ये था SR, ये हो गया MON। ठीक है, तो इस रेक्टेंगुलर प्लेट में हम लिख सकते हैं फ्रॉम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, क्या लिख सकते हैं? I अबाउट MN, ध्यान से देखो, I अबाउट MN कैन इट बी रिटेन IPQ प्लस ISR, हाँ या ना? PQ and SR are two lines lying on the plane of the rectangular plate. MN is passing through the same point perpendicular to the plate. So वहां जैसे कराया था IZ इक्वल टू IX प्लस IY, कारण वहां X और Y दोनों प्लेन ऑफ द बॉडी में था, Z एक्सिस वॉज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो यानी कि IMN हो गया, देखो, MA स्क्वायर बाई 12 प्लस MB स्क्वायर बाई 12। समझ में आया कि नहीं आया?
इस तरह से हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं।